उत्तर भारत का छोटा सा गांव रामपुर। कई दिनों से ठंड के साथ बारिश हो रही थी। गांव के बाहर खेतों के पास मिट्टी और फूस से बना एक गरीब किसान का घर इस मौसम का सारा जोर झेल रहा था। पायल बेटी, राजू का ध्यान रखना। मैं तुम्हारे बापूजी को खेत में खाना देकर तुरंत लौट आऊंगी। तुम दोनों बाहर मत निकलना, ठंड बहुत ज्यादा है, ठीक है ना? मैं अभी आई। हे भगवान, पहले ही ठंड से जीना मुश्किल था और अब तूने ये बारिश भी शुरू कर दी। हम जैसे गरीब कहां जाए? कर्ज लेकर बोया खेत भी बहा दिया। बच्चों के पास ओढ़ने को एक कंबल तक नहीं, और इस बढ़ती ठंड में इन्हें कैसे संभालूं, ये तू ही बता दे। सुनिए जी, जल्दी घर चलिए। बारिश में ज्यादा देर मत भीगिए, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। जान खेत से ज्यादा जरूरी है। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि इलाज करा सकें। बच्चे भी अकेले होंगे, डर रहे होंगे। चलिए ना, आप घर चलते हैं। दीदी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, बहुत ज्यादा ठंड। हम लोग इतने गरीब क्यों हैं दीदी? हमारे पास एक स्वेटर भी नहीं है। ये ठंड आती ही क्यों है? और ऊपर से इस बारिश ने तो मेरे हाथ और भी ज्यादा ठंडे कर दिए हैं। राजू, परेशान मत हो और डर मत। तू ये पूरा कंबल ओढ़ ले। आज भले ही हमारा घर कच्चा हो और ठंड से कांप रहा हो, लेकिन देखना, एक दिन हमारा भी पक्का घर होगा। वो घर बहुत गर्म और सुरक्षित होगा। तब तुझे कभी ठंड या डर नहीं लगेगा। हे भगवान, ये बारिश रुक क्यों नहीं रही? दिन रात आसमान फटकर बरस रहा है। खेत की फसल पहले ही बर्बाद हो चुकी है और अब ये कच्चा घर भी हमारा साथ छोड़ता जा रहा है। इतनी गरीबी में एक गरीब आदमी आखिर अपने बच्चों को लेकर जाए तो जाए कहां? हरिहर, देखो ना, छत से पानी सीधे अंदर गिर रहा है। जिस कोने में बच्चों को सुलाया था, वहां तक पानी भर गया है। हमारा इकलौता कंबल पूरी तरह भीग चुका है। बच्ची ठंड से कांप रही है, उसके दांत बज रहे हैं और मेरे दिल में किसी अनहोनी का डर गहराता जा रहा है। बाहर बारिश और तेज हो गई थी। ठंडी हवा खेतों से होती हुई उस कच्चे घर में घुस रही थी। देखिए ना, बादल कैसे फटते चले आ रहे हैं। दिल बैठा जा रहा है। लगता है जैसे हमारा घर ही बह जाएगा। ये घर पहले से ही घास फूस का बना है। एक तेज तूफान आ गया ना, तो हमारी सारी उम्र की कमाई मिट्टी में मिल जाएगी। बस अब भगवान से यही दुआ है कि सुबह होने से पहले बारिश थम जाए, नहीं तो खेत, घर, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ कमली, देख तो सही। एक तो पहले ही इतनी ठंड है, ऊपर से ये मूसलाधार बारिश। अब तो ठंड और भी बढ़ जाएगी। हड्डियां तक कांपने लगी हैं। पता नहीं ये रात कैसे कटेगी। बस भगवान करे कि सुबह होने से पहले ये बारिश रुक जाए, नहीं तो हमारी हालत और भी बुरी हो जाएगी। बापूजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। दिल जोर जोर से धड़क रहा है। ये बारिश और हवा, कहीं हमारा घर गिर तो नहीं जाएगा ना? अगर छप्पर उड़ गया तो हम सब कहाँ जाएंगे? बापूजी, मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। नहीं बेटी, ये घर नहीं गिरेगा, कुछ भी नहीं होगा। तू डर मत, मैं हूं ना। तू अगर डर जाएगी तो राजू भी डर जाएगा। आराम से सो जा बेटी, सब ठीक हो जाएगा। भगवान सब संभाल लेंगे। सुबह हो चुकी थी, लेकिन आसमान में सूरज का कोई नामो निशान नहीं था। ठंडी बारिश अब भी लगातार गिर रही थी और उसके साथ बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े हवा में उड़ रहे थे। झोपड़ी के अंदर रखा हर सामान भीग चुका था और ठंड हड्डियों के भीतर उतरती जा रही थी। कमली, अब इस झोपड़ी के अंदर खाना बनाना मुमकिन नहीं है। दीवारें और छत पूरी तरह पानी टपका रही हैं।
चूल्हा जलाएंगे तो लकड़ी उपले भी नहीं जलेंगे, धुआं अंदर ही भर जाएगा और बच्चों की सांस घुटने लगेगी। जो थोड़ा बहुत राशन था वो बारिश में भीगकर खराब हो चुका है। अगर बच्चे खाली पेट रहे तो ये ठंड उनकी हिम्मत ही तोड़ देगी। हाँ जी, बच्चे कल से ढंग से कुछ खा भी नहीं पाए हैं। ठंड में खाली पेट रहने से उनके हाथ पैर और भी सुन्न हो रहे हैं और मुझे उनकी हालत देखकर बहुत डर लग रहा है। तुम बगल वाली काकी के यहाँ चली जाओ। अगर आज एक रोटी भी मिल जाए तो बच्चों को थोड़ी ताकत मिल जाएगी। ठंड में भूख इंसान को अंदर से तोड़ देती है और बच्चे तो वैसे ही बहुत नाजुक होते हैं। हाँ जी, मैं अभी जाती हूँ। आज बस एक रोटी भी मिल जाए तो बहुत होगा। बच्चे कल से भूखे हैं और भगवान करे काकी आज मना न करें। कमली फटी साड़ी को कसकर संभालते हुए बारिश में भीगती हुई काकी के घर पहुंची। उसके हाथ ठंड से सुन्न पड़ चुके थे, लेकिन बच्चों की भूख और डर उसे वहां तक खींच लाए थे। काकी, अगर आपके पास थोड़ा सा भी खाना बचा हो तो आज के लिए मुझे दे दीजिए ना। आप जानती हैं, हमारा घर घास फूस का बना है और हम हमेशा बाहर ही खाना बनाते हैं, लेकिन इस बारिश की वजह से चूल्हा बुझ गया है। घर के अंदर आग जलाना जान का खतरा बन सकता है। बस आज के लिए कुछ भी बचा हो तो दे दीजिए। बारिश रुकते ही मैं खुद बना लूंगी। कमली देख, मैं रोज रोज तेरी मदद नहीं कर सकती। कभी तेल खत्म, कभी आलू नहीं, कभी प्याज तो कभी नमक। आज तो तू सीधे पका पकाया खाना मांगने आ गई है। मैंने कोई होटल खोल कर नहीं रखा है जो रोज सबको खिलाती फिरूं। काकी, हालात ने मजबूर कर दिया है। बच्चे ठंड और भूख से कांप रहे हैं। आज अगर कुछ मिल जाए तो शायद उनकी सांसें थोड़ा आराम पा लें। मेरे बेटे भी मुझे बार बार समझाते हैं कि ज्यादा मदद मत किया कर। वो सही ही कहते हैं, क्योंकि बार बार हाथ पकड़ाओ तो लोग सिर पर चढ़ बैठते हैं। आज मदद कर दी तो कल हक समझने लगते हैं। मुझे किसी की आदत खराब नहीं करनी, इसलिए अब यहाँ से जाओ और याद रखना, दोबारा इस तरह मदद मांगने मेरे दरवाजे तक मत आना। कमली बिना कुछ कहे सिर झुकाकर वहां से लौट आई। बारिश उसके कपड़ों को नहीं बल्कि उसके आत्मसम्मान और हौसले को भिगो रही थी। क्या हुआ कमली, कुछ खाने को मिला क्या? बच्चे कब से भूखे हैं और उनकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। नहीं जी, कुछ नहीं मिला। काकी ने साफ मना कर दिया और वो पूरी तरह गलत भी नहीं है, क्योंकि वो पहले बहुत बार हमारी मदद कर चुकी है। हर बार कोई किसी का साथ दे ये जरूरी तो नहीं। हरिहर, कमली और बच्चे फटे और भीगे हुए कंबल में एक दूसरे से सिमट कर बैठ गए। बारिश रुकने का इंतजार करते रहे, लेकिन ठंड हर बीतते पल के साथ और ज्यादा चुभती जा रही थी। काफी देर बाद बारिश तो थमी, लेकिन ठंड पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी और हवा अब और तेज चलने लगी थी। कमली, बारिश रुक गई है। मैं खेत जाकर देखता हूँ, शायद कुछ फसल बच गई हो। अगर थोड़ा भी बचा होगा तो सेठ का कर्ज उतारने की एक छोटी सी उम्मीद तो रह जाएगी। हाँ जी, भगवान पर भरोसा रखिए। ऊपर वाला चाहेगा तो आज भी हमारे लिए कोई रास्ता निकाल देगा। हरिहर कांपते शरीर के साथ खेत की ओर बढ़ा, ठंड से लड़ता हुआ और दिल में उम्मीद को कसकर थामे हुए। हे भगवान, अब क्या करूं? सारी फसल बह गई, सेठ का कर्ज सिर पर है, बच्चे भूखे हैं और ठंड हर पल बढ़ती जा रही है। तू हम गरीबों को मार ही दे, क्योंकि ये रोज रोज जीते जी मरने से बेहतर है। टूटे दिल और खाली हाथों से हरिहर वापस झोपड़ी की ओर लौट चला। क्या हुआ जी? खेत में कुछ बचा भी है या बारिश सब कुछ बहा ले गई? सारी रात आंखों में नींद नहीं आई। मन बार बार खेत की तरफ ही भाग रहा है। कुछ तो बताइए। कुछ नहीं बचा कमली, सब खत्म हो गया। खेत, फसल, उम्मीद सब बारिश अपने साथ बहा ले गई। अब समझ नहीं आता सेठ का कर्ज कैसे चुकाएंगे और इन बच्चों का पेट कैसे भरेंगे। तो बस एक ही रास्ता बचा है, सेठ को खेत देना पड़ेगा। जिस जमीन ने सालों तक हमारा पेट पाला, आज उसी को सौंपना पड़ेगा। लगता है जैसे हमारा आखिरी सहारा भी हाथ से फिसल गया हो। हरिहर, सुना है तेरी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। सुनकर दुख तो हुआ,
आखिर मेहनत बेकार जाती देखना किसी को भी चुभता है, लेकिन मेरा हिसाब मुझे चाहिए, कर्ज भी और पूरा ब्याज भी। मेरे लिए ये कारोबार है और मुझे भी अपने घर का पेट पालना है। सेठ जी, जो पैसे आपसे लिए थे वो सब बीज और खाद में लगा दिए थे। मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन बारिश ने सब कुछ उजाड़ दिया। अब मेरे पास देने को कुछ नहीं बचा, इसीलिए अपना खेत आपको दे रहा हूं, क्योंकि ये कर्ज शायद मेरी पूरी उम्र भी उतर ना पाए। ठीक है, ज्यादा बहस की जरूरत नहीं। खेत के कागजात मेरी हवेली पहुंचा देना, देर मत करना, क्योंकि उधार में मुझे वक़्त देना पसंद नहीं है। अब हरिहर और कमली के पास न खेत बचा था, न खाना, और ठंड ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया था। माँ, बहुत भूख लग रही है और ठंड भी बहुत ज्यादा है। राजू तो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा, उसके होंठ कांप रहे हैं। कब तक ये ठंड हमें ऐसे ही सताती रहेगी माँ? धीरज रख बेटी, तेरे माँ बाप जिंदा हैं तो तुझे कुछ नहीं होने देंगे, चाहे हमें कितनी ही तकलीफ क्यों न झेलनी पड़े। सुनिए जी, मैं रात भर यही सोचती रही, क्यों ना हम गोबर के उपले बना लें। ठंड बढ़ रही है, लोग जलाने के लिए जरूर खरीदेंगे। इससे घर का राशन, पानी, दवाई सबका थोड़ा इंतजाम हो जाएगा। कम से कम बच्चों को भूखे पेट सोना नहीं पड़ेगा। हाँ कमली, ये विचार बुरा नहीं है। शायद यही एक रास्ता है जो हमें इस ठंड, भूख और बेबसी से बाहर निकाल सके। कम से कम बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम तो हो जाएगा। अगर मेहनत से पेट भर सकता है तो मुझे किसी के तानों से डर नहीं है। आज से मैं गोबर के उपले बनाऊंगी, चाहे हाथ फट जाए, चाहे उंगलियां सुन्न हो जाएं, लेकिन मेहनत की आग बुझने नहीं दूंगी। कमली, हालात ने हमें झुका दिया है, लेकिन तोड़ा नहीं है। जब तक शरीर में सांस है, हाथों में ताकत है, तब तक मेहनत करेंगे। चाहे जैसे भी दिन कटें, बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। अगली सुबह ठंड और कोहरे के बीच कमली और हरिहर ने टूटे हौसले समेटकर नया रास्ता चुना। भूख और ठंड से लड़ने के लिए अब मेहनत ही उनका आखिरी हथियार थी। कमली रोज सुबह काकी के घर से गोबर लाकर उपले बनाने लगी। कुछ ही दिनों में लोग खरीदने भी आने लगे और घर में पहली बार सूखी रोटी आई। कमली, एक बात साफ कर लो, तू जो उपले बना रही है वो मेरी गाय के गोबर से है। अब तक मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हिसाब नहीं होगा। मेहनत तेरी होगी, लेकिन माल मेरा है और बिना मेरे हिस्से के कुछ नहीं चलेगा। काकी, मैंने कभी चोरी की नीयत से कुछ नहीं उठाया, बस सूखा गोबर पड़ा था जिसे कोई पूछता भी नहीं। मैं तो बस अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी जोड़ना चाहती थी। अगर आपने पहले ही मना किया होता तो उसी दिन रुक जाती। अब बात समझ आई, लेकिन पेट भरने की मजबूरी मेरी नहीं है। मेरे घर भी बच्चे हैं। अगर आज हिसाब नहीं लिया तो कल गांव भर की औरतें आकर गोबर उठाने लगेंगी। इसलिए या तो पैसे दो या ये काम आज से बंद करो। काकी के रोकते ही उपलों का काम उसी दिन बंद हो गया और घर फिर से ठंड, भूख और अंधेरे में डूब गया। माँ, जब उपले बिक रहे थे तब घर में आग जल रही थी, रोटी भी मिल जाती थी। अब फिर से सब कुछ वैसा ही हो गया। क्या हम गरीब हैं? इसलिए हमारी खुशी हमेशा थोड़ी देर की होती है। बेटा, गरीब की खुशी बहुत छोटी होती है। लोग उसे भी चैन से नहीं देखने देते। जैसे उन्हें सुकून तभी मिलता हो जब किसी की मुस्कान छीन ली जाए। एक रात हरिहर चुपचाप झोपड़ी के बाहर बैठा रहा, ठंड से नहीं बल्कि बेबसी से कांपता हुआ। कमली, कभी कभी लगता है हमारी मेहनत से ज्यादा मजबूत लोगों की नफरत होती है। हम कुछ करने उठते हैं तो कोई न कोई रोक लगा देता है। शायद गरीब का कसूर सिर्फ इतना है कि वो जीना चाहता है, अपने बच्चों को जिंदा देखना चाहता है। गलती हमारी गरीबी नहीं है, गलती उन लोगों की सोच है जो कमजोर को और दबाना चाहते हैं। और एक दिन हम उसी सोच को बदलेंगे, मेहनत से, सब्र से और अपने आत्मसम्मान के बल पर। अगर लोग गोबर पर हक जता सकते हैं तो हम अपनी मेहनत पर तो पूरा हक रखते हैं।
जंगल में सूखी लकड़ी पड़ी है जिसे कोई नहीं उठाता। हम उसे चुनेंगे, गट्ठर बनाएंगे और बेचेंगे, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। जंगल में ठंड, जंगली जानवर और डर सब है, लेकिन खाली पेट उससे भी बड़ा डर है। इसलिए अगर तू तैयार है तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। मेरे हाथ फट जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बच्चे अगर भूखे रोए तो मैं टूट जाऊंगी। हर लकड़ी उठाते वक्त लगता है जैसे हाथ नहीं बल्कि उम्मीद छिल रही है। उंगलियां सुन्न हो चुकी हैं। लेकिन अगर आज रुक गए तो बच्चे भूखे सोएंगे, इसलिए दर्द को सहना ही पड़ेगा। लकड़ी बिकने लगी और घर में फिर चूल्हा जला। अचानक तेज तूफान आया। बारिश ने रास्ता जाम कर दिया और जंगल के पास सेठ जी की गाड़ी बंद हो गई। ड्राइवर, गाड़ी ऐसे वक्त में ही क्यों जवाब दे देती है? मेरी पत्नी ठंड से कांप रही है और आसपास कोई बस्ती भी नहीं दिख रही। ये रास्ता आज इतना सुनसान क्यों लग रहा है? मुझे डर लग रहा है। इतनी दूर से आ रहे हैं। हवा की आवाज जैसे किसी अनहोनी का इशारा कर रही है। तूफान भी तेज होता जा रहा है। अगर अब भी कहीं रुककर छांव न ली तो आगे हालात और बिगड़ सकते हैं। ऐसे मौसम में आगे बढ़ने से अच्छा है यहीं कहीं रुक जाना ही ठीक रहेगा। उसी वक्त लकड़ी बेचकर लौटता हरिहर सामने से आता दिखा। सेठ जी, गाड़ी खराब हो गई क्या? इस तूफान में यहाँ रुकना ठीक नहीं है। मैकेनिक आने में देर लगेगी और रात और ठंडी हो जाएगी। अगर आप चाहें तो मेरा घर पास ही है, छोटा है लेकिन सुरक्षित है। तुम हमें अपने घर ले जाओगे, अजनबी लोगों को, वो भी इस हालत में। तुम्हें डर नहीं लगता कि हम कौन हैं या क्या सोचेंगे? डर तब लगता है जब दिल छोटा हो सेठ जी। यहाँ इंसानियत बड़ी है। घर गरीब का है लेकिन नीयत अमीर है। जब तक गाड़ी ठीक नहीं होती आप हमारे साथ चलिए। कमली, ये सेठ और सेठानी जी हैं। इनकी गाड़ी खराब हो गई है। बाहर बहुत तेज तूफान और ठंड है। जल्दी से अगर कुछ भी हो सके तो गर्मा गर्म बना दो। आइए, घर बड़ा नहीं है, हमारे पास बिछाने को बिस्तर भी नहीं है, पर जो है उसी में आपको बैठा लेंगे। सूखी रोटी है, थोड़ा सा साग है, ज्यादा नहीं। फिर भी बिना झिझक वही सामने रख रहे हैं, क्योंकि हालात भले तंग हों पर दिल में अपनापन आज भी जिंदा है। हरिहर, आज समझ आया कि अमीरी पैसों से नहीं नापी जाती। तुमने बिना पहचान पूछे जो किया है वो बहुत लोग पैसा होते हुए भी नहीं कर पाते। इस एक रात ने मुझे तुम्हारी मेहनत से ज्यादा तुम्हारी सोच का कर्जदार बना दिया है। सेठ जी, हमने बस वही किया जो इंसान को इंसान के लिए करना चाहिए। अगर कल कभी हम भी रास्ते में फंसे तो कोई हमें भी यूं ही सहारा दे दे। इतने कम में भी आपने इतना अपनापन दे दिया। हम तो शहर में बड़े घरों में रहते हैं, लेकिन ऐसा सुकून बहुत कम मिला है। सेठ जी, सेठानी जी, यह सब तो आपका बड़प्पन है कि आपने हमें आपकी सेवा करने का मौका दिया। हमने तो बस वही किया जो एक सच्चा इंसान ऐसे वक्त में करता है। जो था, जितना था उतना ही दिल से किया, कुछ ज्यादा नहीं। वैसे भी मेहमान तो भगवान होते हैं सेठानी जी। कमली, एक बात पूछूं, अगर बुरा ना मानो तो? ये जो साड़ी तुमने पहनी है ना, इसकी सिलाई और कढ़ाई बहुत अलग है, बाजार की बनी नहीं लगती। क्या तुमने इसे कहीं से खरीदा है या खुद अपने हाथों से बनाई है? सच बताना, क्योंकि इसमें मेहनत साफ दिख रही है। सेठानी जी, हमारे पास इतने पैसे कहाँ कि हम बाजार से साड़ी खरीदें। ये साड़ी मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। 100 रुपए का सादा कपड़ा ले आती हूँ, उसी में से अपने लिए साड़ी काट लेती हूँ, और जो कपड़ा बच जाता है उसी से बच्चों के कपड़े सी देती हूँ। मशीन नहीं है, सब हाथ से करती हूँ। बस यही हुनर है मेरे पास। बिना मशीन के, बिना किसी ट्रेनिंग के तुम इतनी साफ और सुघड़ कारीगरी कर लेती हो, ये सुनकर नहीं, देखकर मैं हैरान हूँ कमली। सच कहूँ तो मैं काफी समय से किसी ऐसी औरत की तलाश में थी जो कपड़े नहीं, अपनी आत्मा से सिलाई करती हो। भगवान शायद आज मुझे तुम्हारे पास इसीलिए लाए हैं। सेठानी जी, मैं तो बस समय काटने के लिए सिलाई कर लेती थी। कभी सोचा नहीं था कि इसमें भी कोई काबिलियत देखेगा। आप इतना बड़ा बोल रही हैं तो डर भी लग रहा है कि कहीं उम्मीदों पर खरी न उतर पाऊं। डरने की जरूरत नहीं। मैं शहर में एक बुटीक खोलने वाली हूँ, सिर्फ औरतों के लिए। लेकिन मेरा सपना मशीन के कपड़ों का नहीं है, मेरा सपना हाथ से बने कपड़ों का है।
लोकल औरतों की कला को पहचान दिलाने का है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बुटीक में काम करो। तुम्हारी कला के बदले हर महीने 10,000 रुपए। क्या तुम ये काम स्वीकार करोगी? सेठानी जी, आपने तो एक गरीब औरत की बंद पड़ी जिंदगी में रोशनी जला दी। मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरे हाथों का हुनर मुझे कमाने लायक बना देगा। मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊं, ये समझ नहीं आ रहा। बस इतना वादा करती हूँ कि दिल लगाकर काम करूंगी और कभी आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। अगली सुबह तूफान थम चुका था, गाड़ी ठीक हो गई और सेठ साठनी विदा लेने लगे। हरिहर, आज की रात हम कभी नहीं भूलेंगे। तुमने हमें घर नहीं, भरोसा दिया है। और कमली जैसी हुनरमंद पत्नी पाकर तुम वाकई बहुत अमीर हो। याद रखना, ईमानदारी कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। सेठ जी, आपने जो सम्मान दिया वही हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है। अगर कमली की कला से किसी का भला हो सके तो इससे बड़ी खुशी हमारे लिए क्या होगी। हरिहर, आज जिंदगी ने मुझे पहली बार मेहनत का सही मोल दिया है। सेठानी जी ने मुझे अपने बुटीक में काम दिया है। हर महीने तनख्वाह मिलेगी। अब बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। हमारा घर भी ठीक हो जाएगा। मुझे लग रहा है जैसे सपना सच हो गया हो। कमली, ये सपना नहीं, तुम्हारे धैर्य और हुनर की जीत है। भगवान देर करता है लेकिन अंधेर नहीं। आज मुझे तुम्हारे हाथों पर नहीं, तुम्हारे हौसले पर गर्व हो रहा है। कुछ महीनों में झोपड़ी की छत ठीक हो जाती है। घर में कंबल आ जाते हैं। कमली लगातार सिलाई करती है। इधर काकी ये सब देख रही थी। जलन उसके चेहरे से टपकने लगी। रीता, सुनीता, तुम दोनों बस बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हो। जरा जाकर उस कमली को देखो जिसका चूल्हा कभी हमारे घर के सहारे जलता था। आज उसने अपना घर भी ठीक करा लिया है, नए कंबल ले आई है और रोज अपने हाथों की मेहनत से पैसा कमा रही है। और एक तुम दोनों हो जिन्हें आराम के अलावा कुछ सूझता ही नहीं। देख रही हो दीदी, सासू माँ कैसे हमें ताने मार रही हैं। जीना मुश्किल कर दिया है इन्होंने। जब से वो कमली कमाने लगी है, दिन रात बस उसी की मिसाल देकर हमें नीचा दिखाती रहती हैं। अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ रीता, तू ठीक कह रही है। क्यों ना इस ताने की मिसाल को ही जड़ से खत्म कर दिया जाए, तभी तो हमें चैन की सांस आएगी। नहीं तो ये बुढ़िया हमें सांस तक नहीं लेने देगी। जलन में अंधी होकर एक दिन दोनों बहुएं कमली के घर पहुंचती हैं। भाभी, जरा अपनी नई नई साड़ियाँ दिखाओ ना। सुनते हैं शहर से बड़ा ऑर्डर आया है। हाँ बहन, 200 साड़ियों का ऑर्डर है। रात दिन मेहनत कर रही हूँ। सेठानी जी ने मुझ पर भरोसा किया है। बस भगवान साथ दे। आप दोनों यहीं बैठिए, लकड़ी खत्म हो गई है। मैं लकड़ी लाकर आप दोनों के लिए चाय बनाती हूँ। कमली बाहर जाती है। पीछे से बहुएं रंग और पानी डालकर सारी साड़ियां खराब कर देती हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी सारी मेहनत, 200 साड़ियां सब बर्बाद। मैंने सेठानी जी का भरोसा तोड़ दिया। अब मैं किस मुंह से उनके सामने जाऊंगी? मेरा सब कुछ खत्म हो गया। कमली, रो मत। भरोसा टूटता नहीं है। नियत सच्ची हो तो रास्ता फिर निकलता है। जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है वो तुम्हें गिरने नहीं देगा। आज साड़ी गई है लेकिन तुम्हारा हुनर कोई नहीं छीन सकता। कमली ने फिर से साड़ियाँ बनाना शुरू किया। कुछ दिन बाद काकी के घर में गैस खुली रह जाती है और आग लग जाती है। हाय राम, सब कुछ जल गया। घर, गहने, अनाज, कुछ भी तो नहीं बचा। समझ ही नहीं आ रहा ये कैसे हो गया। किसकी नजर लग गई या कौन सी गलती हो गई हमसे। एक पल में सब राख बन गया। भगवान ही जाने ये हमारे साथ क्या हो गया। माँ जी, ये सब हमारी ही गलती है। हमने कमली का बुरा चाहा, उसकी सारी सरियाएं खराब कर दी। भगवान ने देर नहीं की, उसी वक्त हमें हमारे कर्मों का फल दे दिया। जो कुछ हुआ हमारी वजह से हुआ है माँ जी, सब कुछ हमारी ही वजह से।
हे भगवान, तुम दोनों ने ये क्या कर दिया। चलो अब देर मत करो, कमली से माफी मांगते हैं। उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, इसलिए उसके साथ आखिरकार अच्छा हुआ और हमारी ईर्ष्या ने हमारा बना बनाया सब कुछ खत्म कर दिया। कमली भाभी, हमें माफ कर दीजिए, हम आपकी सफलता से जलने लगे थे। माँ जी के तानों ने हमारे मन में आपके लिए बहुत गुस्सा भर दिया। उसी गुस्से में हमने आपकी सारी सरियां खराब कर दी। देखिए ना भाभी, भगवान ने हमें हमारे कर्मों का फल दे दिया। हमें माफ कर दीजिए भाभी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रीता, सुनीता, काकी, कोई बात नहीं। कहते हैं ना, नसीब से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। आप किसी की किस्मत नहीं छीन सकते, न ही उसकी मेहनत। इसलिए दूसरों से जलने से बेहतर है कि इंसान अपने ऊपर काम करे, खुद को बेहतर बनाए। आपने मेरा एक काम बिगाड़ा, लेकिन आपका सब कुछ राख हो गया। इसलिए हमेशा अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ निधि। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें